रात का वक्त था। मैं घर में दाखिल हुआ तो मैं आज अकेला नहीं था, बल्कि मेरे साथ मेरी मनखुआ भी थी, जिससे 2 घंटे पहले ही मैंने निकाह किया था। ये निकाह मैंने बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी में किया था, क्योंकि मैं इस लड़के से मोहब्बत करता था। ना ही इसके घर वाले और ना मेरे घर वाले इस रिश्ते पर राजी होने थे। इसीलिए बिना किसी से पूछे ही दोनों एक दूसरे के अखद में आ गए थे। मेरा दिल बहुत खुश था। मेरी बीवी अलबत्ता बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। जब मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक दी, अम्मा ने दरवाजा खोला। मुझे देखते ही उन्होंने चेहरा फेर लिया। ये किसे लाए हो अपने साथ? अम्मा ने यूं पूछा जैसे इन्हें इस उम्र की पहले से खबर हो। अम्मा, ये मेरी बीवी है। मैंने इसे थोड़ी देर पहले निकाह किया है, लेकिन आपको तो पता है कि ये राजपूत खानदान से है और हमारी आपस में दुश्मनी है। बस इसी वजह से मैं इसे बिहा कर घर ही ले आया। मैं जानता था आप रिश्ता लेकर नहीं जाएंगे। ये बात सुनकर अम्मा ने अपने कानों को हाथ लगाया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्या जमाना आ गया है बेटा। मैं तुम्हें सारी बातें बता भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे और मेरे दरमियान भी एक हिजाब माने है। लेकिन ये लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही। खैर, अब तुमने शादी कर ली है, निकाह कर लिया है। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं खुद को फंदे से लड़का दूं। तुमने मेरे साथ बेवफाई की है। अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हो? भला ये औलाद अपने माँ बाप से और खास करके ये बेटा अपनी माँ से कैसे बेवफाई कर सकता है? मैं हमेशा तुम्हारा गुलाम रहूंगा। तुम जो हुक्म करोगे मैं वही करूंगा। लेकिन ये लड़की सानिया मेरी मोहब्बत है और मैं इसे जिंदगी भर छोड़ नहीं सकता। बस इसके अलावा जो कहोगी मैं मानूंगा। मैंने अम्मा को बड़ी मोहब्बत से समझाया था, मगर मेरी बात समझने वाली कहाँ थी। अम्मा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। अम्मा के रोते पीटते ही अब्बा भी अपने कमरे से बाहर आ गए। उन्होंने जब मुझे देखा, मेरे साथ खड़ी लड़की को देखकर अब्बा की आंखें फैल गई थी, जैसे वो इसे पहले से जानते हो। इससे पहले कि अब्बा मेरी तरफ बढ़ते, गुस्से से इनका हाथ बेकाबू होता, अम्मा ने उन्हें रोक लिया। जाने दो शेरजान, ये अब जवान हो गया है, हमारी बातों में कहाँ आता है। बस इसे अपनी मनमानी करने दो कर ली है। शादी तो अब हम क्या कर सकते हैं। अब्बा की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो अभी हम दोनों को मार डालेंगे। हालांकि मेरे अब्बा इस मामले में इतने सख्त नहीं थे जितने कि मेरी वालिदा थी, लेकिन फिर भी अब्बा का रवैया मेरी समझ से बाहर था। अब्बा मुझे यूं देख रहे थे जैसे मैंने दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म कर दिया हो। मुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। इस वक्त तो मुझे सिर्फ यही लगा था कि मेरे अम्मा अब्बा को मेरा एक दुश्मन खानदान में शादी करना अच्छा नहीं लगा। पर ये तो मैं जानता ही नहीं था। ना मेरे फरिश्तों तक को खबर थी कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है। मैं मुतमईन हो गया था। अपनी तरफ से मुझे लगा कि मैंने अब्बा की नाफरमानी कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ अर्सा में वो ठीक हो जाएंगे और हमारी जिंदगियां पहले जैसी हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कब होना था। मैं कमरे में आया तो मेरी बीवी डरी सहमी खड़ी थी। मैं अब तक दाखिल हुआ तो वो चौंक कर पीछे हटी, जैसे इसे मेरे वजूद से भी खौफ आ रहा हो। ये वही सानिया थी जिसे मैं घर लाया था, तो खुश थी कि हम एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। लेकिन अब इसके चेहरे पर बेपनाह घबराहट और आंखों में आंसू थे। क्या हुआ है सानिया, तुम इतने परेशान क्यों हो? कोई बात बुरी लगी है तुम्हें? अभी मैं ये कह ही रहा था कि वो मेरे गले से आ लगी और बोली, बस मुझे यहाँ से ले चलो, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। सानिया के ये रोना धोना देखकर मुझे अफसोस भी हो रहा था और मैं खुद भी रख दिया गया था। क्या बात है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? ये मेरे अम्मा अब्बा का घर है, तुम यहाँ महफूज हो, और वैसे भी मैं तुम्हें इतनी जल्दी कहाँ लेकर जा सकता हूँ। मैंने अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं रही थी, मुसलसल रोए जा रही थी। कहने लगी कि मैं तो यहाँ पर अपने बच्चे पैदा करते करते ही मर जाऊंगी। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया है कि तुम यहाँ पर आते ही अपनी औलाद के बारे में सोचने लगी हो? अभी फिलहाल हमारे बारे में सोचो। हमने आगे एक साथ जिंदगी गुजारनी है, अपना मुस्तकबिल साथ गुजारना है। अगर तुम अभी से बच्चों की फिक्र में पड़ जाओगी तो क्या होगा। मैं अपनी बीवी को तसल्ली देने लगा, लेकिन वो सुन के नहीं दे रही थी। इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि अब मुझे लगने लगा जैसे उसे इस घर में कोई जिन भूत नजर आ गया हो। वो मेरे बाबा के बारे में पूछने लगी, बोली कि वो तुम्हारे अब्बा हैं?
क्या करते हैं? मैं इसकी इन बातों से हैरान और परेशान हो रहा था। समझ नहीं आई कि मेरी बीवी मेरे अब्बा के बारे में इतनी मालूमात क्यों ले रही है। फिर अचानक से अपना मूड इसने ठीक कर लिया। चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजाकर बोली, अच्छा छोड़ो, आज हमारी एक साथ पहली रात है, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मेरी बीवी के चेहरे पर कुछ अजीब से तासरात थे जिन्हें मैं ना समझ सका और ना ही पढ़ सका। इस दिन भी अपनी जिंदगी में दाखिल होने वाली खूबसूरती को मैं महसूस ही नहीं कर सका था, क्योंकि सानिया के चेहरे पर घबराहट थी। अजीब से तासरात सुबह फजर के वक्त थी। वो उठ खड़ी हुई, कहने लगी कि मुझे किचन में जाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। मैंने कहा, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है किचन में जाने की? इन सारे कामों के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। जब मुझे कुछ भूख लगेगी, दिल चाहेगा खाने का, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मेरी बीवी मायूस होकर बैठ गई थी, जैसे इसे कोई परेशानी हो रही हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस मैं तुम्हारी फिक्र कर रही थी, मेरी बीवी ने हिचकिचाते हुए कहा, और फिर वापस आकर बैठ गई थी। थोड़ी देर के बाद अम्मा ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। आओ बेटा, आकर नाश्ता कर लो। अम्मा ने मेरी बीवी को मुखातिब नहीं किया था, पर मैंने इसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम भी मेरे साथ चलो। अब तुम मेरे वजूद का हिस्सा हो। मैं तुम्हें किसी के सामने इस तरह रुस्वा होते नहीं देख सकता। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जिम्मेदारी हो। जहाँ मैं जाऊंगा वहाँ तुम भी मेरे साथ चलोगी। मेरी बीवी मेरे इस इजहार मोहब्बत से खुश भी हो गई थी। कहने लगी कि ठीक है, लेकिन आप मुझे अपने अब्बा के सामने कोई बात, कोई इजहार मोहब्बत नहीं कीजिएगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि आपके घर में मेरी वजह से लड़ाई झगड़े हो। मैंने इससे वादा कर लिया कि ऐसा मैं हरगिज नहीं करूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, और अब्बा से लड़ने की या फिर डरने की जरूरत नहीं। मेरे अब्बा बहुत सादा और मासूम इंसान है। उन्होंने कभी किसी को नुकसान या दुख नहीं पहुंचाया। मेरी बातों को बेयकीनी से सुन रही थी, जैसे उसे मेरी किसी बात पर एतबार ना हो। हमारे बच्चे होंगे तो वो क्या इस घर में रहेंगे? मेरी बीवी बार बार बच्चों वाली बातें पूछ रही थी। मैंने इसे जवाब नहीं दिया। हम नाश्ते की मेज पर आए तो अब्बा सर झुकाए बैठे, किसी गहरी सोच में गुम थे। मेरी बीवी डरते डरते इनके सामने बैठी। फिर हमने नाश्ता किया। अम्मा मुझसे कहने लगी कि बेटा, अब तुम्हें अपने कमाने की फिक्र करनी चाहिए। तुम वैसे भी एक डायन को घर लेकर आ चुके हो, ये भी तो हमारा खून पिएगी। हमें ज्यादा से ज्यादा वसाइल रखने की जरूरत है। अम्मा का कड़ा लहजा मेरी समझ से बाहर था, लेकिन मैं क्या जानता था कि इस कड़वे लहजे के पीछे एक भयानक कहानी भी छुपी हुई है। मैं अपनी बीवी के साथ वापस अपने कमरे में आ गया। अम्मा अब्बा मेरे पीठ पीछे मेरे खिलाफ बातें करने लगे। वो मुझे बीवी का गुलाम और ना जाने क्या क्या कह रहे थे। काफी देर गुजर गई थी। मैं अपने कमरे में आ चुका था। मेरी बीवी कहने लगी कि मैं जाकर दोपहर का खाना बनाती हूँ, लेकिन इसे गए हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बाहर से चीखों की आवाज आने लगी। मैं घबरा गया। बाहर गया तो देखा मेरी अम्मा और बीवी बहुत सख्त तेजी से लड़ रहे थे। मुझे समझ नहीं आई कि मेरी बीवी मेरी माँ से अचानक क्यों लड़ पड़ी, लेकिन अम्मा ही इसे सुनाई जा रही थी। मेरी बीवी तो चुपचाप खड़ी थी। अम्मा ने मेरी तरफ देखकर उंगली से इशारा किया, अपनी इस बीवी को समझा दी, जब तक इसके यहाँ औलाद नहीं हो जाती, अपने इस मनहूस वजूद को मुझसे दूर रखें, और मैं इसे किचन में आकर कोई खाना पकाने नहीं दूंगी। ये तुम्हारी बीवी तो है, लेकिन ये इस घर की बहू नहीं है। मैं ये बात सुनकर साकित होकर रह गया था। अम्मा, क्या हो गया है? आप मेरी बीवी को भी कबूल कर लें, वरना मैं इस घर से चला जाऊंगा। अरे जाएगा कहाँ, मैं समझी नहीं। अम्मा का गुस्सा एकदम छाक हो गया था। वो अब्बा की तरफ देख रही थी। अब्बा इशारों ही इशारों में अम्मा को कुछ समझा रहे थे, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मेरे आते ही अम्मा अब्बा चुप हो गए थे। मेरी अम्मा मेरी बीवी की तरफ देखकर धीमे से लहजे में बोली, बेटा इसे ले जाओ, अभी नई नवेली दुल्हन है, ये इस घर में खाना नहीं पका सकती। अगर पकाएगी तो हम तो नहीं खाएंगे। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि तुम्हारी माँ तुम्हें पका हुआ खाना मेज पर लाकर देती है। क्या तुम्हें अपनी बीवी के हाथ का खाना खाने का इतना शौक है? अगर ऐसा ही है तो तुम इसे अलग किचन लेकर दे दो। मैंने अम्मा की बातें सुनकर अपनी बीवी से कह दिया, तुम अपने कमरे में जाओ, अम्मा से आइंदा बहस नहीं करना। अब्बा भी वहां से चले गए। अम्मा ने मुझे अपने पास बिठा लिया, जबकि सानिया अपने कमरे में चली गई थी। ना जाने क्यों अब्बा भी वहां से फौरन ही गायब हुए थे।
जैसे ही सानिया अपने कमरे में गई तो मैं भी इसके पीछे पीछे आना चाहता था, लेकिन अम्मा ने मुझे रोक लिया। मैं वहीं पर बैठा रह गया। क्या बात है अम्मा, आज आपको अपने बेटे पर ज्यादा ही प्यार आ रहा है? मेरे पूछने पर अम्मा कहने लगी कि हाँ, आज इतने दिनों के बाद मैंने तुम्हारी सूरत देखी है। अम्मा बहुत ज्यादा गिले शिकवे कर रही थी। आधे घंटे के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि चलो अब जाओ अपने कमरे में। अम्मा के चेहरे पर कुछ तासरात से थे जिन्हें मैं समझ नहीं सका। वो बहुत ज्यादा मक्कारी और अय्यारी वाले तासरात थे, जैसे वो मेरी बीवी को शिकस्त दे चुकी हो। मैं वापस अपने कमरे में आया तो मेरी बीवी बहुत ज्यादा परेशान थी, रो रही थी और थर थर कांप रही थी। वो दरवाजे पर ही खड़ी थी, इसके बाल बिखरे हुए थे, लग रहा था कि वो रोई है। क्या हुआ है, क्या हुआ है सानिया, तुम इतनी क्यों परेशान हो? मैंने इसे झिझोड़ कर पूछने की कोशिश की तो वो फिर से रोने लगी। खुदा के लिए मुझे इस जहन्नम से निकाल दो, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। मुझे फौरन अपनी माँ वाली बात याद आ गई। मैं क्या जानता था कि मेरी बीवी मेरी माँ की वजह से नहीं, बल्कि एक और वजह से रो रही है। मैंने अपनी बीवी को तसल्ली दी। इस वक्त इसने मुझसे कहा कि मैं आपको अपने अब्बा के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। मेरा पूरा वजूद काम गया था। मैंने कहा हाँ जरूर, तुम मुझे मेरे अब्बा के बारे में जो भी बात बताओगी मैं सुनूंगा। इन शौहरों में से नहीं हूँ जो अपने घर के खिलाफ एक भी बात बर्दाश्त नहीं करते। सानिया ने यह बात कही थी। अब मुझे लगता था जैसे वो मुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, साफ साफ बताना चाहती है। आपको पता है, आपके अब्बा ने दाढ़ी तो रखी हुई है, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ते। मेरी बीवी ने बात की तामीर बांधी ही थी कि मेरी अम्मा धड़म से कमरे के अंदर दाखिल हो गई। अरे बीबी, मेरे शौहर के बारे में क्यों बातें करके अपनी खबर खराब कर रही हो? तुम्हें तो पता ही है कि वो कितने नेक इंसान है, और तुम ये मेरे बेटे को भड़का रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? हमने तुम्हें घर में पनाह दी हुई है और तुम हो कि हमारी ही जड़ें काट रही हो। अम्मा की बात सुनकर मेरी बीवी खामोश हो गई थी। मैं भी साकित था कि अम्मा ना जाने कब से दरवाजे के पीछे छुपी हमारी ये बातें सुन रही थी। कम से कम इन्हें ऐसा गिरी हुई हरकत नहीं करनी चाहिए थी। हमारी बातें सुन के इन्हें क्या मिला, मैं दिल में सोचने लगा। मुझे अपनी माँ की इस बात से बहुत नफरत हुई, लेकिन फिर अम्मा ने फौरन मेरी बीवी को मेरे कमरे से उठा दिया। बोली कि चलो, तुम मेरे बेटे को खराब कर रही हो। फिलहाल तुम यहाँ नहीं बैठो, अभी तुम हमारे घर की बहू नहीं बनी। मैं सब मेहमानों को बुलाकर तुम्हें अपनी बहू के तौर पर मुतारिफ कराऊंगी, इसके बाद ही तुम ऐसी बातें कर सकती हो। मेरे ना चाहते हुए भी अम्मा ने मेरी बीवी को मेरे कमरे से उठाया और इसे दूसरे कमरे में ले गई। मैं बहुत बेचैन हो गया था। मैं अपने ही घर में अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सकता, इसे अपने साथ नहीं रख सकता। मैंने तो इससे निकाह किया है। दिल यही सोच सोच कर बैठ रहा था। अम्मा थी, इन्हें मैं कुछ कह भी नहीं सकता था। मेरी बीवी का फोन भी मेरे कमरे में रह गया था। अब मेरा और मेरी बीवी के दरमियान कोई राबिता, कोई ताल्लुक नहीं था। मैं अपने कमरे में लेट गया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार मुझे अपनी बीवी की फिक्र हो रही थी। तभी मुझे ख्याल आया कि आखिर अम्मा ने मेरी बीवी को कहाँ रखा होगा। अपने कमरे में तो नहीं रख सकती, क्योंकि वहाँ अब्बा होते हैं। यकीनन उन्होंने इसे किसी दूसरे मेहमान खाने में रखा होगा। मैं जाकर देखता हूँ। पर हैरत की बात तो ये थी कि मैंने अपनी बीवी को हर जगह देखा, मगर वो मुझे कहीं नजर नहीं आई थी। मुझे अब परेशानी होने लगी, कहीं अम्मा ने इसे घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया। मैंने जाकर घर का एक एक दरवाजा चेक कर लिया, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई थी और बाहर भी नहीं गई थी, क्योंकि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। घर के बाहर भी कोई नहीं था। अगर ऐसी बात होती तो वो घर के बाहर बैठ जाती और कम से कम कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करती जिससे मुझे पता लग जाता कि अम्मा ने इसे घर से निकाल दिया है। ऐसा नहीं हुआ। मैं फजर की नमाज के बाद वापस कमरे से बाहर आ गया। मैं अपनी बीवी ही को ढूंढ रहा था कि तभी मुझे छत पर आने वाली आवाजों की तरफ तवज्जो हुई। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता ऊपर गया तो देखा वहां पर अब्बा खड़े हैं। मुझे देखते ही अब्बा ने अपने सामने लगी तार पर एक बड़ी सी चादर फेंक दी और बोले, खबरदार बेटा, मेरी तरफ मत देखना, और तुम्हें अपनी माँ की कसम है, आइंदा अगर तुम इस तरह मेरे सामने आए तो अच्छा नहीं होगा। मुझे अब्बा की यह हरकत इतनी अजीब लगी कि मैं बता नहीं सकता। मैंने तो देखा भी नहीं था कि सामने है क्या, लेकिन अब्बा ने जिस तरीके से खुद को ढांपा वो बहुत अजीब सा था। मैं अब्बा की बात मानकर नीचे कमरे में आ गया। अम्मा के कमरे में गया। इनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अम्मा ने दरवाजा खोला। लाल आंखों के साथ मुझे देखने लगी। क्या बात है बेटा, एक रात भी सब्र नहीं होता?
तुम्हारी बीवी अभी गहरी नींद सो रही है। अम्मा ने मुझे सानिया की तरफ इशारा करके दिखाते हुए कहा था। मैं हैरान था कि वो इतनी गहरी नींद कैसे सो गई, वो भी इतने शोर शराबे में। मैंने इसे आवाज दी, लेकिन इसने मेरी आवाज का भी कोई जवाब नहीं दिया। सानिया इतनी गहरी नींद तो कभी नहीं सोती थी। मुझे अपनी बीवी की भी ये बात अजीब लगी थी। इसे मेरे बगैर नींद कैसे आ गई, ये सोचकर मैं वापस अपने कमरे में चला गया। अम्मा ने पीछे से दरवाजे को फिर से कुंडी लगा दी। वापस आकर मैं इन अजीबोगरीब वाकयात के बारे में सोचने लगा, लेकिन मुझे ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिला। सुबह हुई तो अम्मा मेरे पास आई और कहने लगी, देखो बेटा, मैं तुम्हें एक बात सीधी और साफ करके बताना चाहती हूँ। पहले तो तुम इस घर में अकेले थे, लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा एक नया खानदान शुरू हो जाने जा रहा है। इसलिए मैंने तुमसे ये कहना था कि तुम्हारे अब्बा इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्हें इस खानदान को चलाने के लिए बहुत ज्यादा सारी पैसे की जरूरत होती है। तुम्हें तो पता है कि आजकल महंगाई का दौर है, कोई भी इतने खर्चे पूरे नहीं कर सकता। इसलिए मैंने अपने भाई से बात की थी कि वो तुम्हें दुबई में कोई काम दिलवा दे, तुम्हें नौकरी पर रख दे। बस यही वजह है कि मैंने तुम्हारे लिए आगे बात की थी। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने क्या मतलब है अम्मा? मैंने हैरत से पूछा। बेटा, मतलब और कुछ नहीं है, बस ये कि अब तुम दुबई चले जाओ, काम करो, पैसा कमाओ और हमें ला कर दो। तुम्हें तो पता है कि अब तुम बीवी वाले हो गए हो, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इसमें समझ आने वाली कौन सी बात है? अम्मा ने तो ये बात कहकर मुझे इतना हैरान कर दिया कि मैं समझ ही नहीं सका। अम्मा मुझे बीवी से दूर भेजना चाहती हैं। मैं तो इसे अम्मा का खुलूस समझा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये बात समझ आने लगी थी कि अम्मा मुझे इस घर से दूर भेजना चाहती हैं। मैंने अपनी बीवी के साथ जो वक्त गुजारा वो बहुत ही यादगार था। अम्मा ने मुझे अपनी इज्जत की पनाह दी कि अपनी मोहब्बत की कसमें दी और कहा कि अब तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कब तक बीवी का पल्लो थाम कर बैठे रहोगी? तुम्हें पैसा कमाने के लिए बाहर जाने की जरूरत है। मेरे पास और कोई नौकरी भी नहीं थी। मुझे इसी में गनीमत महसूस हुई कि मैं दुबई चला जाऊं और खूब पैसा लाकर अम्मा को दूं ताकि वो मुझे और मेरी बीवी को कबूल कर लें। पर मैं नहीं जानता था कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। जैसे ही मैं दुबई पहुंचा, मेरे मामू जान ने मुझे बताया कि यहाँ पर काम करने के लिए तुम्हें बहुत अरसा अपनी वफादारी दिखाने की जरूरत है। और फिर दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, महीने सालों में बदलते चले गए। कुछ अरसे के बाद अम्मा ने मुझे खुशखबरी दी कि तुम्हारी बीवी उम्मीद से है। ये सुनकर मेरे तो खतमतले से जमीन निकल गई। मेरा और मेरी बीवी का ऐसा कोई ताल्लुक ही नहीं था, वो उम्मीद से कैसे हो गई? बेचैन था, अम्मा से ये बात कर भी नहीं सकता था कि मेरी शादी मोहब्बत की थी। लेकिन फिर ये बात कब तक चलती? मेरी माँ ने मेरे बाप के बाद मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत दी थी, कभी सगी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। लेकिन अब लगने लगा था जैसे मुझे मेरी हकीकी माँ की जरूरत है। मेरी असल माँ बचपन में फौत हो चुकी थी। मुझे अपनी माँ की याद भी बहुत आई थी। और जब से मेरी माँ ने मुझे बीवी से दूर रखना शुरू किया, तब से तो मुझे ये बात और भी ज्यादा महसूस होने लगी थी कि मैं इस दुनिया में बहुत अकेला हूँ। इसी तरह वक्त गुजरता गया। अम्मा मुझे यही बताती कि तुम्हारी बीवी उम्मीद से तो है, लेकिन अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ। करते करते सालों गुजर गए। दुबई में आकर मैं नई मुश्किलात का शिकार हो गया। मामू जान ने मुझे गैर कानूनी तरीके से बुलाया था और गैर कानूनी तरीके से दुबई आने की वजह से मुझे कानून की नजरों में आने से बचना था। करते करते सालों गुजर गए। जब मुझे अपने घर की याद आने लगी, मैंने अपनी अम्मा से कहा कि मैं अपने घर वापस आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अभी आने की कोई जरूरत नहीं, अभी तो तुम्हारी बीवी का बच्चा भी पैदा नहीं हुआ। मैं हैरान था कि अगर मेरी बीवी उम्मीद से थी तो इसे 9 महीने बाद बच्चा पैदा कर देना चाहिए था। आखिर अब ऐसी कौन सी क़यामत और आफत थी जो कि सालों बाद भी पैदा नहीं हो रही थी। मेरा अपनी बीवी से भी कोई राबिता नहीं था। परदेश में मुझे बहुत सारी बातें बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। मैं अपनी बीवी के बारे में सोचता, कभी कोई बात दिल में ख्याल आता कि शायद मेरी माँ मुझसे झूठ बोल रही है। फिर वही हुआ, बाज़ी औक़ात माँ बाप भी इंसान के दुश्मन बन जाते हैं। और मैंने अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि इतनी बुरी मेरी माँ और इतना कम ज़रफ़ मेरा बाप निकलेगा। मेरी अम्मा अब्बा के बारे में यह बात शायद मुझे कभी न पता चलती अगर मुझे मेरे ही एक रिश्तेदार ने फोन करके सारी बात बताना दी होती। कहने लगा, बेटा, शायद तुम्हें यह बात बहुत अजीब लगेगी, लेकिन तुम्हारा बाप एक आम आदमी नहीं है, वो तो पहुंचा हुआ जादूगर है। और ये जादू इसने खुद से नहीं सीखा, बल्कि इन अमलियात में इसकी दूसरी बीवी ने इसका साथ दिया, जिसने इससे मोहब्बत का दावा किया और फिर सारी जिंदगी इसका खून चूसते रह गई। इसने इसे भी ईमान की राह से हटा दिया।
खुद भी बुरे रास्ते पर चल पड़ी। तुम नहीं जानते कि इसने कितने घिनौने काम किए हैं। इनमें से एक तो तुम्हारी बीवी के माँ बाप को नुकसान पहुंचाना था, क्योंकि वो तुम्हारी पहली माँ के रिश्तेदार थे। अब माँ बाप के बारे में इतनी घिनौनी बातें सुनकर मुझे अपनी बीवी की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि कई साल हो गए थे मैं इससे मिला नहीं था। मेरे इस रिश्तेदार ने ऐसी ऐसी बातें बताई जिन पर मेरे लिए यकीन करना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन क्या करता, मुझे यकीन तो करना ही पड़ा। मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी की हालत बुरी थी। इसका पेट बड़ा हुआ था और वो अम्मा अब्बा यही कह रहे थे कि ये उम्र से है, पर मैं भी जानता था कि ये झूठ है। मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने मेरी बीवी को चेक किया, बताया कि मेरी बीवी को एक खतरनाक किस्म का ट्यूमर लाहक है और इस सब का सबब भी तहकीक के बाद भी मालूम नहीं हो सका था। मेरी बीवी जिस हालत को पहुंच चुकी थी, अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसके लिए दुआ ही कर सकता था। बेशक मेरे अब्बा ही की चाल थी जिनको अम्मा ने इस रास्ते पर लगाया था, और क्यों लगाया था ये मैं नहीं जानता। शायद इसलिए कि मैं इनके लिए एक पैसे कमाने वाली मशीन था। जब मैंने उनको पैसे कमाकर नहीं दिए तो उन लोगों ने मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। सच है कि माँ बाप कभी भी इंसान का बुरा नहीं सोचते, लेकिन बाज़ औक़ात माँ बाप की नीयत भी बदल जाती है और वो अपने औलाद के खिलाफ हो जाते हैं। अल्लाह ऐसे माँ बाप को हिदायत दे और औलाद को ऐसे लोगों की शर से महफूज रखे। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलता है अगले नई वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।